Hello friends, today we will study about different types of sets. First हम देखते हैं empty set. A set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. Set जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? empty set या null set या void set. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. b equal to x such that x is a student studying in both classes 10th and 11th. तो यहाँ पे x है, x कैसे एलिमेंट कंटेन करेगा? स्टूडेंट्स के जो कि दो क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं 10th एंड 11th. ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाए? एक एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएंगे ऐसे. a इक्वल टू एक्स 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2. x किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में. लेकिन 1 और 2 के बीच में कभी भी रेशनल नंबर आएंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? x इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी एक खाली होगा, मीन्स ये भी एक वॉइड सेट होगा. b इक्वल टू एक्स, एक्स इज डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. x इज अ रेशनल नंबर. अब यहाँ पे कैसे इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2. √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. लेकिन यहाँ पे क्या बोले? x इज अ रेशनल नंबर, तो ऐसा भी कोई सेट के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट. अब देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. मीन्स एक सेट जो कि या तो खाली होगा, मीन्स एम्प्टी होगा, या कुछ डेफिनाइट, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो कंटेन करता है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. या अब देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. सेट या तो एम्प्टी होगा या कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कंटेन करेगा, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. नहीं तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक. वीक के डेज का सेट बनाते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आएंगे. ये एक फाइनाइट नंबर है, 7 डेज ही होते हैं, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट. सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. इसका सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो दो ही एलिमेंट है, ये भी एक डेफिनाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट. सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. अब एक लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे इसकी गिनती नहीं लगाई जा सकती, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट. अब इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड कुछ नोट्स लिख लेते हैं. इनफाइनाइट सेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. अब इनफाइनाइट सेट में कितने सारे एलिमेंट होंगे? अब उन सबको तो हम लिखेंगे नहीं रोस्टर फॉर्म में, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? उसके कुछ एलिमेंट्स को हम शुरू में लिख देंगे, उसके बाद 3 डॉट लगा देंगे, तो ये इस तरह से इनफिनाइट सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म. सारे इनफिनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं रियल नंबर का सेट. अब रियल नंबर में क्या होता है? उसमें रेशनल भी होते हैं, इरेशनल होते हैं, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स होते हैं. तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होता है वो, कि जैसे कि 1 के बाद 2 ही आएगा, ऐसा नहीं होता है, या 1 के बाद 1/2 आ रहा है, ऐसा भी नहीं है. तो हम उसका एक सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे. अब हम देखते हैं इक्वल सेट्स. टू सेट्स A and B आर said to be equal if they have exactly the same number of elements and we write A equal to B. Otherwise unequal and we write A is not equals to B. मीन्स यहाँ पे दो सेट लिए हैं ए और बी, वो दोनों इक्वल कब होंगे? जब उनके पास एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे और सेम नंबर भी होना चाहिए हैं, तब वो इक्वल होंगे. तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू 3 1 4 2. अब जो रोस्टर फॉर्म में हम सेट बनाते हैं तो वो इमटेरियल होता है ऑर्डर के, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे 3 1 4 2 लिखा है, लेकिन फिर भी ये दोनों एलिमेंट्स जो है इसके दोनों सेम है दोनों के, और सेम नंबर में भी है, तो ये हो गया इक्वल सेट. ए इक्वल टू बी हो जाएगा.
या तो फिर अनइक्वल होगा। उसको कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कोई सेट है ए और एक कोई सेट है बी, तो ए जो है वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी में भी होने चाहिए। द सिंबल, इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, इज अ सबसेट ऑफ, इसको डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ या तो फिर इज कंटेन्ड इन। तो अगर ऐसे लिखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको कैसे रीड करें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। In other words, A is a subset of B if whenever A belongs to A then A belongs to B. और अलग तरीके से आप कैसे बोल सकते हो, A सबसेट होगा B का जब A, जब अगर एक स्मॉल a एक एलिमेंट है A का, तो वो B का भी एलिमेंट होगा। A is a subset of B if A belongs to A, this implies A belongs to B। ऐसे भी बोल सकते हो आप कि A अगर A सबसेट B है, सॉरी ए सबसेट है बी का, अगर ए बिलोंग करता है ए में, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए बिलोंग करेगा बी में भी। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वी राइट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नॉट अ सबसेट को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे सबसेट के साइन बनाए, उसमें स्लैश लगा दिए। अब सेट से रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं। It is possible that every element of B may or may not be the element of A। अब क्या होता है कि अगर A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर लिए तो A जो है सबसेट हो जाता है B का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि B के सारे एलिमेंट्स जो है A में हो। तो या तो बिलोंग कर सकते हैं सारे एलिमेंट A में, या नहीं भी कर सकते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स A के अगर B में भी बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन दिस केस A इक्वल टू बी, A और B में दोनों में सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, A के तो सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर ही रहे हैं, अगर B के भी सारे एलिमेंट अगर A में बिलोंग करे तो B भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा A का। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, A भी सबसेट हो गया B का और B भी सबसेट हो गया A का। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि A इक्वल टू B, दोनों क्या है, सेम सेट्स है। अगर ऐसा केस होता है तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे ये डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, इसको इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज करते हैं। मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। अगर A इक्वल टू B हो रहा है तो A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो A इक्वल टू B होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब इस सब से हमको ये पता चलता है कि सारे सेट जो है वो खुद के भी मतलब कि सबसेट होते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब फाई क्या एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, तो फाई क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सारे सेट्स का। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसेट के। The set Q of rational numbers is a subset of the set R of real number। ऑब्वियस सी बात है, सेट Q है ये रेशनल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट जो है रेशनल नंबर से बड़ा होता है और रियल नंबर के सेट में सारे के सारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर एक सबसेट हो गया रियल नंबर का। इफ A is a set of all divisors of 56 and B is the set of all prime divisors of 56, then B is a subset of A। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 56 के सारे डिविजर्स ले रहे हैं A में और B में सिर्फ उसके प्राइम डिविजर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे B क्या हो गया, सबसेट हो गया A का, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स जो है A में आ जा रहे, सारे प्राइम डिविजर्स तो होंगे ही A में, क्योंकि A तो पूरे सारे डिविजर्स का सेट है। तो B क्या हो गया, सबसेट हो गया A का। लेट A इक्वल टू 1, 3, 5 और B है x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो
ए इक्वल टू यहाँ पे 135 है और बी इक्वल टू है और नेचुरल नंबर लेस देन 6, और नेचुरल नंबर लेस देन 6 में भी क्या आ जाएगा 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे ए भी सबसेट हो गया बी का और बी भी सबसेट हो गया ए का, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ पे ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, बी इक्वल टू ए बी सी डी है। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही ए के एलिमेंट बी में है ना ही बी के एलिमेंट ए में है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। ए इज जस्ट नॉट द सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए।